स्वागत आप सभी का। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीरनगर में। आप मेरे फ्रेम में देख पा रहे होंगे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदीप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने सपा की राजनीति 18 साल तक की, बीजेपी का दामन थामे हुए हैं और बीजेपी के नेता हैं। संत कबीरनगर आज हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये भारत की अस्मिता का सवाल था। हमारी उन मातृ शक्तियों का जिनका सिंदूर पाकिस्तान के पोषित आतंकियों ने उनके सिंदूर को मिटाया था, उसके विरुद्ध भारत का एक ऐसा जवाब था कि ऑपरेशन सिंदूर उतारने की वजह से ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया। और उसमें दो महिलाओं को आपने देखा होगा, सुफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दो लोगों को अग्रणी करके भारत की सेना ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। आप देखे होंगे पाकिस्तान में जो भारत ने आक्रमण किया, आतंकी ठिकानों पे आक्रमण किया। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दें, ये लड़ाई पाकिस्तान और भारत की नहीं थी, ये लड़ाई दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ थी। दुनिया के बहुत सारे देश आज परेशान है। आप देखे होंगे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया था। तमाम जिस तरह से पाकिस्तान एक मैसेज दिया था, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान देने की कोशिश किया, ऐसे में देखिए जो किया गया, इसके लिए तो सबसे पहले जो हमारे इस्लामिक धर्मगुरु हैं उनको आके खूब अच्छे से उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि किसी की पैंट उतार के यह देखना कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है और यह तय करके हिंदू है इसको गोली मार देना। ये साजिश रची थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए और भारत के लोग हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बढ़ जाए और उसका फायदा उठाए। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं भारत के नागरिकों को जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को बनाए रखे और एकजुट होकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का उन लोगों ने पुरजोर समर्थन किया और पूरा देश एक राय होकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमले की। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उनको पूरी छूट मिली और मोदी जी ने सेना को पूरी छूट देके पाकिस्तान में छुपे उन आतंकवादियों को, जो कांधार हाईजैक के प्लानर थे, जो बड़े बड़े आतंकी थे, उनको एक ही बार में आप देखेंगे लगभग 100 की संख्या में मारे गए। और कितना दुर्भाग्यशाली है, दुनिया देखती भी है और चुप भी रहती है। एक आतंकी मारा जाता है, उसके जनाजे में वहाँ की सेना, वहाँ के ISI एजेंट जाके वहाँ जनाजा में शामिल होती है और उस संदेश देती है कि वो पूरा का पूरा जो आतंकी घटना है सेना और पाकिस्तान का। कि जिस तरह से सेना खुद शामिल होती है, तो सेना और आतंकवादी में वहां के लोगों में कुछ फर्क नहीं। देखिए पाकिस्तान तो पूरा आतंकवाद का एक चेहरा बन गया है पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान नाम लीजिए तो पाकिस्तानी नागरिक कहते हैं, जब दुनिया किसी कोने जाते हैं, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी है, तो उनको इतना सम्मान मिलता है, अलग कर दिया जाता है, अलग करके उनका अलग से उनकी जांच की जाती है। पूरी दुनिया डरी हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय बन गया है। चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, बार बार हमें भी तंग करता है, अस्थिर करता है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है। मोदी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ आज जो यह बड़ा निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया, दुनिया का एक पहला ऐसा देश है किसी एटमी पावर वाले देश पे, चूंकि बार बार जो धमकी मिलती थी पाकिस्तान से, तो उसके पास एटमी बम है और वो भारत के खिलाफ प्रयोग करेगा। पहली बार ऐसा हुआ कि एक एटमी संपन्न देश ने दूसरे एटमी संपन्न देश के ऊपर, देश के आतंकवादियों के ऊपर सीधा हमला किया और भारत की जो तकनीक रही, उनकी एक भी मिसाइल या एक भी उनके जहाज बॉर्डर क्रॉस नहीं करने पाए। पाकिस्तान ने जो साजिश रची थी, भारत के उन हिंदू और सिख धर्मों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी कि वहां पे मिसाइल भेज के, बम भेज के और बमबारी करके, चाहे वो स्वर्ण मंदिर पे उसने निशाना रखा था या जो भी स्थिति उसकी थी, वहां पे फिर एक बार हिंदू और मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाने का कोशिश किया था। लेकिन भारत की बहादुर सेना, भारत की रक्षा प्रणाली और केंद्र सरकार के मजबूत इरादों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पहला युद्ध तो उसी दिन हो गया था जब पुराना जल समझौता मोदी जी ने रद्द कर दिया था कि मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हम खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहा सकते। पहले आप शांत रहो, शांति से रहो, हम आपके साथ हमेशा एक अच्छे पड़ोसी के साथ रहेंगे। लेकिन आप दुर्जन व्यवहार करोगे, आतंकवाद करोगे, हमारी बहु बेटियों की सिंदूर उतारोगे, तो हम भी सिंदूर मिशन के साथ हम दो ऐसे हम अपनी महिलाओं को। हमें जो लगा कि भारत ने एक ऐसा संदेश दिया कि मुंहतोड़ जवाब भी मिला उसे, और दूसरी चीज की एकता का भी संदेश भारत ने दे दिया। दो महिला एक ताकतवर, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो है पूरी तरह से उस मिशन को, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो मिशन रहा वो कामयाब रहा। पर इसके बाद एक मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका एक विवादित बयान आया। इसको लेकर सोशल मीडिया पे और बड़ी चर्चा चल रही। देखिए संविधान में हमारे व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसके साथ उसका बाउंडेशन भी है। हमें लगता है लोगों को ये ध्यान में नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे। लोग चाटुकारिता में बोलते चले जाते हैं और कहीं न कहीं वो देश के कहीं विरुद्ध होता है, कहीं हमारे समाज के विरुद्ध होता है, कहीं हमारे महापुरुषों के विरुद्ध होता है। आपने देखा होगा इसके पहले सदन में समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जैसे एक देशभक्त को गद्दार कहा और उसका सबसे बड़ा ताज्जुब रहा कि पूरी पार्टी, संगठन और पूरे लोग उनका साथ देके उनके पीछे पीछे खड़े हो गए। तो यह परंपरा ठीक नहीं है। आज सोफिया कुरैशी के विरुद्ध भी जिस भी मंत्री ने या जिस भी व्यक्ति ने विवादित बयान दिया, वो निश्चित रूप से स्वीकार नहीं है। कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। FIR भी बयान के बाद जो है हाई कोर्ट ने उस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और तत्काल वहां के जो DGP हैं उनको 4 घंटे का समय दिया कि 4 घंटे में आप इन पे मुकदमे दर्ज करिए, और अगर आप मुकदमे नहीं दर्ज करते हैं तो कल फिर इसकी सुनवाई होगी। ऐसे में
कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान में लिया? देखिए, कोर्ट तो भारत का ही है, संविधान के तहत ही है, तो कोर्ट भी ऐसी परंपराएं पहली बार नहीं हुई, इसके पहले भी हुई है। कोर्ट रात में भी बैठी है, कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेती है, यह उनकी परंपराओं में शामिल है। कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। कोर्ट को एक बार एक मिनट सुन लीजिए, कोर्ट को एक बार रामजीलाल सुमन के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। हम उनके सूफिया कुरैशी के विरुद्ध जिसने विश्व भ्रमण किया है उनके खिलाफ एफआईआर हो, कार्रवाई हो, लेकिन रामजीलाल सुमन के भी विरुद्ध कार्रवाई कोर्ट को करानी चाहिए थी। जिस तरह से देखा जाए कि कोर्ट को संज्ञान में, पूरे मामले को कोर्ट खुद संज्ञान में लिया, एक मंत्री होकर, मंत्री हैं, सरकार में हैं, और इसके बाद वो इस तरह का बयान देते हैं और विपक्ष इस्तीफे का मांग कर रहा है। देखिए, इस्तीफा जब कानूनी कार्रवाई होगी तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनके इस्तीफा से लेके जो भी कार्रवाई है वो होगी। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, बहुत सख्त है, और उनको डांट भी पड़ी है, और उनको उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। बयान आया है, कल से बयान चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि मैं बोल गया, हो सकता है, जो कि उन्होंने फिर माफी भी मांगी है। सूफिया कुरैशी को अपनी बहन भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा मैं सूफिया कुरैशी को मानता हूं, और मेरे कुछ शब्द कहने कुछ और थे, निकल गए कुछ और, ऐसा उनका बयान। देखिए, अगर कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता, प्रायश्चित करता है, तो उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जो माफ करने लायक नहीं होती हैं। आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। कम से कम उस मंत्री के अंदर इतनी नैतिकता आई कि अपनी गलती स्वीकार करके उसने माफी मांगी। यही गलती काश अगर समाजवादी पार्टी और रामजीलाल सुमन को महसूस हो गई होती तो आज प्रदेश में अराजकता का माहौल नहीं होता। उन्होंने भी एक इतने बड़े देशभक्त को अगर गद्दार कहा तो उनको भी अपनी गलती माननी चाहिए थी। मंत्री ने अपनी गलती मानी, यह अच्छा पहल है, और किसी भी व्यक्ति को किसी के विरुद्ध कुछ भी कहने का राइट नहीं है। अगर गलती किसी से होती तो उसको स्वीकार करे, अन्यथा संविधान है, कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शेगी नहीं, इस आधार पर नहीं बख्शेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई विपक्ष का आदमी है, कोई भी देश के स्वतंत्रता के ऊपर, देश की अखंडता और एकता के ऊपर, देश की बहु बेटियों के ऊपर, देश की सेना के ऊपर, देश के महापुरुषों के ऊपर कोई विस्मरण करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, देश पाकिस्तान के गलत इरादों से और उसके बार बार आतंकी कार्रवाइयों से देश बहुत परेशान हो गया था। देश का हर नौजवान चाह रहा था कि पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। यह लोकतंत्र में और वैश्विक जो कानून होता है उसके तहत भी बहुत सारी चीजें जिम्मेदाराना होती हैं जो सबको पता नहीं होती है। मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध, ना कि पाकिस्तान विरुद्ध, क्योंकि पाकिस्तान उसको पोषित कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारी सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। और जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, भारत ने उसका मजबूती से जवाब दिया। रही बात ट्रंप की, ट्रंप का जो बयान था, उस ट्रंप के बयान को भारत उसका समर्थन नहीं करता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है साफ साफ, चूंकि कुछ लोगों को जैसे आदत सी हो गई है, मोदी है तो उनके खिलाफ ही उनको बोलना है। अगर मोदी जी कहेंगे आज दिन में सूरज उगा है तो लोग कहेंगे नहीं तार चांदे निकले हैं, चांद निकला है। तो कुछ लोगों का नैरेटिव सेट हो गया, मोदी जी जो बोलेंगे उसके विरुद्ध बोलेंगे। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं दुनिया की किसी भी मध्यस्थता को आतंकवाद के विरुद्ध मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपनी कार्रवाई करूंगा। जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया उसके बाद सीज फायर हुआ, युद्ध नहीं बंद हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और जो बाद में पाकिस्तान का जो ड्रोन देखा गया, और ड्रोन या जो उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कुछ सीज फायर को उल्लंघन किया गया, भारत की भी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर युद्ध हम पे थोपा जाएगा तो हम उससे पीछे भी नहीं रहेंगे, बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हम पाकिस्तान हो या दुनिया, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई देश हो, भारत के नागरिकों के साथ और भारत की अखंडता संप्रभुता के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी। अच्छा, क्या कुछ ऐसा रहा कि आपने 18 साल तक सपा के साथ साइकिल पर सवार रहे और 18 साल के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? यह प्रश्न कई बार आप पूछ भी चुके हैं। 18 नहीं 22 साल में रहा। 22। हाँ, अब मैं आज इस बात से मुझे कोई पछतावा नहीं है। समाजवादी पार्टी को मैंने जिस वजह से ज्वाइन किया था कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के भी चेहरे पे मुस्कान लाए, उनकी सहायता करे। आप देखे होंगे फाउंडर मेंबर आजम खान साहब थे, और आजम खान साहब जेल में हैं। मुझे नहीं लगता कि ईद थी, ईद पे कोई भी समाजवादी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति उनको बधाई देने गया हो। तो जो फाउंडर मेंबर उनके थे, नेताजी थे, उनके साथ क्या हुआ, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ, जो भी हुआ वो सब चलिए ठीक है। आज जाति के आधार पे रामजीलाल सुमन का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, राणा सांगा जैसे एक देशभक्त के खिलाफ जाति आधार पे गाली दिलवाया जाता है, और पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया जाता है कि कहीं न कहीं दलितों से मार करा दिया जाए, दलित बनाम की जात की मैं मार करा दूं, और जो बसपा की घटती हुई आज की डेट में लोकप्रियता है उसका लाभ उठा के दलितों के वोट को हम इकट्ठा करके सरकार बनाने। तो ऐसी पार्टी जो केवल सत्ता के लिए इस स्तर पे आ रही है, मैं वहां से चलाया, मुझे लगता है मेरा निर्णय ठीक था। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आजम साहब का कद बड़ा कद है, और आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान जो खास करके समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है उस चीज को महसूस कर रहा है।
और वो बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है। आने वाले समय में यह बड़ा प्रश्न बनेगा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ। तो मुझे लगता है चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण और बड़ा नुकसान इसको लेकर समाजवादी पार्टी का होने वाला है। खंडन नहीं करूंगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का विषय है कि आजम खान साहब के बारे में सोचे, या उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है या जिस तरह से उनको बाइकाट किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का विषय है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, जनता के लिए और जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचा रही है। हम उसको लेकर, अभी एक मुस्लिम समाज से एक नौजवान पत्रकार है, आपको भी महसूस होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो माइनॉरिटी को न मिलती हो। कहीं से कोई ऐसा नहीं छाटा जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को भड़काते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुस्लिम विरोधी है। कौन सी ऐसी योजना है जो मुसलमानों को नहीं मिल रही है? आवास नहीं मिल रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कि उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। 3 तलाक पे जो उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जो बहुत सारी चीजें होती थी हमारी बहनों को, उनको संरक्षण नहीं मिला है। कोई बताए ना कि पार्शियलिटी कहाँ है? किसी को नहीं है। अगर हिंदू के लिए कोई है तो पूरे समाज के लिए, दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, सबके लिए समान अधिकार और समान सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है। और इस बात के लिए कटिबद्ध है, किसी के साथ अन्याय जाति धर्म और लिंग भेद के हिसाब से नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो संविधान की मूल। 27 में आपकी क्या कुछ तैयारी है संत कबीर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी हमको जिम्मेदारी देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। यहाँ व्यक्ति की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। यह पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। जो भी काम देगी वो हम अनुशासन के दायरे में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासनात्मक एक संगठन है। जो भी वो हमको जिम्मेदारी देगी, जो भी जिस कार्य पे लगाएगी उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। प्रयास लगा रहे हैं कि हो सकता है 27 के आप उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा लोग जिसको चाहने वाले लोग होते हैं, अपने अपने प्रत्याशी, अपने अपने नेताओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग जानते हैं। कोई जानता नहीं था कि दिल्ली में रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, कोई जानता नहीं था। अभी आप बहुत सारे देखे होंगे, हरियाणा में देखे होंगे, आप मध्य प्रदेश में देखे होंगे, आप राजस्थान में देखे होंगे, अभी आप और अन्य प्रदेशों में देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य अपने कार्यकर्ता को जमीन से उठा के मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है। वहीं विपक्ष है, जहां की आप बात करते हैं, उस एक ही परिवार में 8 सांसद मुख्यमंत्री होते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री छोड़िए, छोटा मंत्री भी परिवार के बाहर नहीं बनाया जाता। कार्यकर्ताओं को सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी दे देती है, जो अधिकार देती है, मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में देखिए, हम किसी रेस में नहीं है। मैंने फिर कहा, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी हमको जहां जिम्मेदारी देगी हम वहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे प्रदीप सिंह सिसोदिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं।